तब तक क्यों सीपी जोशी जो एक मास्टर का लड़का, उसको चुनाव हराने के लिए महाना प्रताप के फैमिली के आदमी को लाके यहाँ खड़ा किया? क्योंकि मैं कामदार हूँ, मैं नामदार नहीं हूँ। काम करके मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। काम नहीं करता तो 43 साल तक निकल। क्यों बातें ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी एक धर्म को मानती दूसरे धर्म को नहीं? इसीलिए राजा के पास भी एक वोट, गरीब के पास भी एक। ये बात सही है कि राज सिंह जी ने नाथद्वारा में सिन्हा जी जब आए थे तो उनको संरक्षण दिया है। सही है, ऐतिहासिक फैक्ट। जो दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करता है, कहते हैं। मैंने कहा आप जिन लोग नाथद्वारा में कांग्रेस की नेतागिरी करते हैं, उन्होंने नाथद्वारा का विकास नहीं कर रहे हैं। सीपी जोशी आपके कारण राजस्थान सरकार में मंत्री रहा है। सीपी जोशी आपके कारण राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा है। सीपी जोशी आपके कारण भारत सरकार में मंत्री रहा है। सीपी जोशी आपके कारण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा है। सीपी जोशी आपके कारण विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। इन 5 सालों में मैंने नाथद्वारा के विकास में जो वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की, वो एमएलए नहीं कर सकते। कि मेरा अनुभव इतना नहीं होता तो मैं आज नाथद्वारा में जो विकास के काम करना वो नहीं कर पाता। वहाँ भी सीपी जोशी की दुकान नहीं है, तब भी सीपी जोशी घुमा पे आया, तब भी सीपी जोशी काम करता है। ये आरोप मेरे पे लगते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे पता है कि नाथद्वारा का विकास करने के लिए सब बातें सुननी पड़ेगी, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। मुझे इसके कारण नुकसान भी होता पॉलिटिकल, मैं उसकी परवाह नहीं करता। पर ये किसी को मालूम नहीं है कि यदि मैं यहाँ पर पुल बनाता तो नाथद्वारा से उदयपुर जाने का इतना किराया होता, आप दे नहीं पाते। हमारी सरकार का नियम है, किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है तो दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकती। मोदी जी प्रधानमंत्री 2 बार एमपी जीत के गए, खुलवा दिया मेडिकल कॉलेज राजसमंद में। मैंने खुलवाया, पढ़ा लिखा आदमी था, मुख्यमंत्री जो का 300 बेड है, 300 बेड की व्यवस्था पूरी है। राजस्थान सरकार के बजट से क्यों नहीं किया जा सकता है? मैंने अपने राजनीतिक जीवन को जो नाथद्वारा के लिए मैंने किया, उस बदलाव को मैं समझाना चाहता हूँ। तब समझ में आएगा कि लोकतंत्र में आज जो हमारा चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में क्यों ये बातें की जा रही है कि सनातन धर्म खतरे में। क्यों बातें ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी एक धर्म को मानती दूसरे धर्म को नहीं मानती। जब तक ये बातें हम नहीं समझेंगे तब तक वोट देने का हम मतलब नहीं समझ पाएंगे। हमारे देश के लोगों ने जो आज़ादी की कल्पना की थी, उन्होंने कहा कि देश आज़ाद होने के बाद हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हिंदी, मलयालम, उर्दू, बिहारी भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले, अलग अलग देवी देवता को मानने वाले, गिरजाघर में जाने वाले, गुरुद्वारे में जाने वाले, सब मिलजुल कर एक वोट के अधिकार के आधार पर इस देश का निर्माण करने का काम करेंगे। इसीलिए राजा के पास भी एक वोट, गरीब के पास भी एक। राजा के राज में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। राजा के राज में राजा के जो नजदीक लोग थे वही लोग आगे बढ़ते थे, साधारण आदमी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। अब नाथद्वारा में जो बात खास तौर से मैं सबको समझाना चाहता हूँ, समझिए, जो मैं समझ पाया। ये बात सही है कि राज सिंह जी ने नाथद्वारा में सिन्हा जी जब आए थे तो उनको संरक्षण दिया है। सही है, ऐतिहासिक फैक्ट। औरंगजेब के जमाने में जिस तरह से देश में अलग अलग मंदिरों को तोड़ रहे थे, उस समय नाथद्वारा में सिन्हा जी जो आए थे, सियार के बाद नाथद्वारा, सियार में आए, फिर कसियार से फिर नाथद्वारा, पूरा इतिहास। सियार रुके, फिर कसियार का मंदिर बना, फिर उसके बाद नाथद्वारा का मंदिर बना। यहाँ तक इतिहास बिल्कुल ठीक है। आगे का इतिहास नाथद्वारा के लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब तक ये इतिहास नहीं समझेंगे हम, तब तक ये राजनीतिक लड़ाई को नहीं समझ पाएंगे हम। इस देश इस मेवाड़ में एकलिंगनाथ हमारे देश के हमारे जो है एकलिंगनाथ और महाराणा साहब दीवान है। यहाँ पर जो राज है वो एकलिंगनाथ का मेवाड़ में, और मेवाड़ के राजा जो है वो दीवान थे एकलिंगनाथ। जो दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करता है, कहते हैं। ये मैं सही समझ पाया हूँ। जब नाथद्वारा में सिन्हा जी आ गए तो नाथद्वारा के विकास की जो सारी संरचना थी, वो संरचना तिलकायत परिवार ने की।
इसलिए यहाँ गोविंद पलटन अलग होती थी। यहाँ पर विकास के लिए इमारती कचहरी थी। यहाँ इमारत की कचहरी में काम करने के लिए जो अलग अलग काम करने थे, नाथद्वारा में सियार का तालाब बना हो, नाथुवास बना हो, गिरधर सागर बना हो, नाथद्वारा में जो सारी पानी की व्यवस्था हुई हो, कूड़े हुए, बावड़ी बने, ये सब संरचना की थी तिलकायत परिवार के लोगों ने। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज नहीं था, यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज नहीं था, यहाँ पर जो राज था वो श्रीनाथ जी के परिवार का राज था। इसलिए यहाँ पर तिलकायत परिवार ने नाथद्वारा के विकास में वो सब काम किए जो किसी प्रजा के लिए राजा को करना चाहिए। इसलिए आपको याद होगा नाथद्वारा में उस जमाने में पढ़ाई के लिए गोविंद पाठशाला, गोवर्धन चिकित्सालय, दामोदर स्टेडियम, क्रिकेट के लिए खेल, आज तो कर क्रिकेट का कोर्स कल्पना कर सकता है आजादी के पहले स्पोर्ट्स का लाल बाग दामोदर स्टेडियम को कल्पना कर सकता है। उस समय उनके मन में कल्पना थी करने काम करें, लाइब्रेरी का निर्माण करना, कोई भी चीज उठा के देख लें, सब में तिलकायत परिवार का प्रभाव है। चिकित्सालय का नाम गोवर्धन चिकित्सालय, स्कूल का नाम गोवर्धन हायर सेकेंडरी स्कूल, पूरा उठा के देख ले। कुछ इस इतिहास को समझने की जरूरत है। इसका कारण क्या है कि आजादी की लड़ाई में जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, उन लोगों को जो राजा महाराजा जो संरक्षण दे रहे थे, वो अंग्रेज उनको परेशान करते थे। इसलिए सबसे ज्यादा आजादी के बाद आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले आदमी कहीं हुए तो वो नाथद्वारा में हुआ, कहीं नहीं। इतिहास को जब तक नहीं समझेंगे तब तक बातों को समझ में नहीं आएगी। इसी नाथद्वारा में नंदलाल जी जोशी, नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी, नरोत्तम जी चौधरी, रघुनाथ जी पालीवाल, कितने नाम ले लो आप, जितने लोगों ने आजादी की लड़ाई, किशन काका जी गुजर, कितने नाम ले लो, मैं गिनता जाऊंगा तो बहुत नाम आ जाएंगे, बहुत से नाम भूल जाऊंगा मैं। उन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। ये भी है कि तात्या टोपे भी आए थे। इतिहास को समझने की जरूरत, अकमगढ़ का युद्ध हुआ तो समझना जरूरत है। इस नाथद्वारा के विकास के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो तिलकायत परिवार का, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोग यहाँ पर आजादी की लड़ाई में भाग। कोई कल्पना करे उस समय नाथद्वारा से उदयपुर जाना और विक्टोरिया की मूर्ति को काले मुंह कर काला डंबर डाल के करके आना, ये कोई सोच सकता है? नौजवान नरेंद्र पाल सिंह चौधरी और नरोत्तम जी चौधरी ने जाकर वो काम करके आए जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब कैसे आप इतिहास को समझोगे तो पता नहीं। मैं जो समझ पाया वो शेयर करना चाहता हूँ। मतलब इस धरती पर आजादी की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया होगा तब देश आजाद है। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी मौलाना के नाम पर अस्पताल नजर नहीं आएगा, स्कूल नजर नहीं आएगा, बावड़ी का नाम नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आता। किसी को आता है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात। देश का निर्माण आजादी के बाद इन लोगों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, उन लोगों ने उस संविधान की कल्पना की थी जिस संविधान में भाईचारे के आधार पर, वोट के आधार पर पार्टियां अपनी बात कहेगी और वोट लेगी और नीति बनाने के निर्माण करने का काम करेगी। हमें सौभाग्य है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिताजी यहाँ थे। 18 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान का निर्माण करने का काम उन्होंने किया। इसी मिट्टी पे नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी हुए जिन्होंने उनके सामने संघर्ष किया, समाजवादी विचारधारा लोहिया से प्रभावित होकर राजनीतिक दृष्टि से उनका विरोध इस लेवल पर किया, लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हम छोटे थे तो मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर ऐसे थे, चौपाटी पर आए थे, कांड हुआ था, लोगों को याद ही नहीं कि क्या कांड हुआ। बहुत नाथद्वारा के इतिहास को समझने की जरूरत है। पर यह भी याद रखने की जरूरत है, जिस जगह पर आप बैठे हो उसके पास जोशू की मादड़ी है। वहाँ नंदलाल जी जोशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सबसे पहले जिनके नाम पे नंद संबंध है, वो 1952 का चुनाव हार गए। 1952 का चुनाव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदलाल जोशी, जहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर के लोग थे, उस इलाके के पहले चुनाव में नंदलाल जी जोशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चुनाव नहीं जीते। चुनाव जीते शिवरती महाराज। उस समय लोग समझते नहीं थे। एकलिंगनाथ की धूप के नाम पर उनका निशान था और उनको वोट मिला और वो MLA बने। इस इतिहास को जब तक नहीं समझेंगे हम
तब तक आज जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई को आप ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगा। आप इस राजस्थान की लड़ाई को किस तरह से ले जाना चाहते हो। एक तो बात मैं ये कहना चाहता कि हमें इतिहास को याद रखने की जरूरत है। ये ऐतिहासिक जगह है। इस ऐतिहासिक जगह पर 18 साल मोहनलाल सुखाड़िया राज करने के बाद नाथद्वारा का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि जो लोग राजनीति कर रहे थे उनकी नकारात्मक राजनीति थी। वो सोच ही नहीं थे कि हम किसी तरह से जो नाथद्वारा के पिता जिनके नाथद्वारा में महाराज श्री के यहाँ कोच थे, उसके लड़के को 18 साल मुख्यमंत्री बना। किसी को याद नहीं होगा जब शादी करके आए थे यहाँ। बहुत नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं इंटरकास्ट मैरिज की थी उन्होंने। उस समय के नौजवान लोगों ने, फतेहलाल बापू ने, मास्टर किशनलाल जी ने, फतेह अत्तर वाले हैं मेरे घर के पास थे, पुरुषोत्तम जी अत्तर वाले, बहुत कम आदमी जानते होंगे, बॉम्बे में बिजनेस किया उन्होंने। शादी करके सबसे बड़ा जुलूस उस जमाने में नाथद्वारा की पूरी परिक्रमा लगाने का काम किया और उनके परिवार को नाथद्वारा में मेरा जो मोहल्ला है बागरपाड़ा, पुरुषोत्तम जी अत्तर वाला के घर पे वो रुके। ये लोगों को याददाश्त नहीं। मैं बचपन से वहां पढ़ता था। पुरुषोत्तम अत्तर वाला तीसरा बोई वाला, उनके घर के वहां बहुत लिखा हुआ था। छोटा था तब से पढ़ता था। मुझे भी बम्बई जाने का मौका मिला, मैंने उनकी दुकान भी देखी और मुझे याद था ये। मैं पढ़ने के लिए कॉलेज गया उदयपुर 1966 में। मैं वहां पढ़ने के लिए गया और मैंने नेतागिरी सुकृति छात्र नेतागिरी MSc में जब पढ़ रहा था तब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री। एक उत्साह होता है। मैं भी लोग जीत के गया था। मैं कहा कॉलेज के अपने फंक्शन में मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। मैं जयपुर गया, सिविल लाइन्स जिसमें 8 सिविल लाइन्स मुख्यमंत्री थे, वहाँ गया। मैं वहाँ गया और मैंने मास्टर किशनलाल जी उससे मिले थे तो वो भी वहाँ मिल गया 8 सिविल लाइन। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम गए। हमने कहा साहब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ और आपको कॉलेज के फंक्शन में आना। तो उनका काम क्या हो, तो मैंने स्पॉन्टेनियसली मैंने कहा जहाँ शादी करके आप जिस रात में आए थे घर पे पुरुषोत्तम अत्तर वाला जी की, उसके घर के पास मेरा घर। ये मेरा पहला मोहनलाल सुखाड़िया जी से संबंध 1970 से लगा 1980 जब मैं पहली बार टिकट लड़ा MLA का, तब मुझे टिकट मिला प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि देश में राजनीति बदल रही थी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगी थी, मोहनलाल सुखाड़िया जी गवर्नर थे और गवर्नर छोड़कर वो उदयपुर आ गए। कांग्रेस अर्स और कांग्रेस आई बनी थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया कांग्रेस आई में नहीं गए थे, वो अर्स में गए। और 1977 में मैंने उनको कहा साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ उदयपुर से। छात्र नेता था, लोग मुझे जानते थे। मैंने उनको जाके कहा कि साहब आप नई जनरेशन को आगे लाओ, चुनाव तो हम भी हारेंगे पर नई जनरेशन को चुनाव में टिकट मिलना चाहिए। 77 में मैंने टिकट मांगा उदयपुर से। उन्होंने मेरा नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक चलाया और मेरा नाम उदयपुर के लिए ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। हमारे सीनियर आदमी थे उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई भी बदलाव होता है उस बदलाव को लोग समझते नहीं। उस बदलाव में हमारा सीनियर आदमी ने जाके कहा नहीं, ये छात्र युवा साइंस वाहिनी जयप्रकाश का मूवमेंट चला था। भैरव सिंह जी शेखावत मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर थे। मोरारजी देसाई और उनकी पार्टी थी, आपको याद हो, अपने यहाँ से नवनीत पालीवाल को टिकट मिला, वो कांग्रेस में थे। मोरारजी के काम को टिकट मिला। उन्होंने उस समय 77 में कटारिया जी, जो हमारे गुलाब कटारिया जी जो बीजेपी के नेता है, वो हमारे कॉलेज में कॉन्टेम्परेरी थे। ABVP के जो वर्कर थे उनमें से बहुत से नेता जो थे वो इमरजेंसी में भाग नहीं लिया। कटारिया जी ने भाग लिया, 19 महीने जेल में रहे। तो टिकट का मामला आया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने छात्र युवा वाहिनी के नाम पर कटारिया जी को उदयपुर का टिकट दिया। टिकट मिल रहा था समाजवादी परशुराम जी त्रिवेदी, जो लोग जानते हैं, पुराने समाजवादी नेता थे। परमान जी त्रिपाठी, नरेंद्र पाल सिंह चौधरी, ये पुराने समाजवादी नेता थे। टिकट उनको मिलना था और टिकट कटारिया जी को जो मिला, हमारे सीनियर लोगों ने कहा कि नहीं साहब आप पहली बार यहाँ प्रचार करोगे, देवपुरा जी को चुनाव लड़ा दे कुंभलगढ़ से उदयपुर में, तो हमारी सीट जीत जाएगी। हमने कहा साहब जमाना बदल गया, संभव नहीं। चुनाव हुआ 77 में, देवपुरा जी वहाँ हारे 25 कटारिया जी पहली बार MLA बने 77। फिर बाद में कटारिया जी मंत्री, प्रदेश के नेता, आज गवर्नर है। ये एक इतिहास है। 80 में मैंने टिकट मांगा नाथद्वारा से, उदयपुर से नहीं मांगा। 80 में जब चुनाव हो रहा था पार्लियामेंट का, तब मोहनलाल जी सुखाड़िया ने पहली बार नाथद्वारा के लोगों से वोट मांगा, क्योंकि संसदीय क्षेत्र उदयपुर में नाथद्वारा भी आता था। तो नाथद्वारा के लोगों को भी वोट देने का अवसर मोहनलाल सुखाड़िया जी को 1980 में मिला
जब वो संसद का चुनाव लड़ रहे थे, मैं छात्र नेता के बाद यूनिवर्सिटी में नौकरी लगी, मैं यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। और मेरा जैसा संबंध हो गया था नाथद्वारा के कारण मैं उनके जाता रहता, अभ्यास करता था। 1980 में के चुनाव में मैंने उनको कहा कि आप नाथद्वारा से लीड नहीं लोगे। उनका क्यों? मैंने कहा कि आप जिन लोग नाथद्वारा में कांग्रेस की नेतागिरी करते हैं, उन्होंने नाथद्वारा का विकास नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पर वोट मिलना बहुत मुश्किल है। और इतिहास इस बात का साक्षी, वो एमपी तो बने और नाथद्वारा विधानसभा से केवल 1700 वोट से जीते। कितने वोट से जीते? 1700 वोट से। इस सब बात में इसलिए कह रहा हूँ कि जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को आप नहीं समझ रहे। ये बदलाव बहुत कठिन बदलाव है। इस बदलाव को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक क्यों सीपी जोशी जो एक मास्टर का लड़का, उसको चुनाव हराने के लिए महाना प्रताप के फैमिली के आदमी को लाकर यहाँ खड़ा किया, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक इस लड़ाई की महत्ता को नहीं समझ पाओगे। सीपी जोशी 1980 में एमएलए था, आज सीपी जोशी एमएलए के रूप में वोट मांगने नहीं आया। सीपी जोशी आपके कारण राजस्थान सरकार में मंत्री रहा है। सीपी जोशी आपके कारण राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा है। सीपी जोशी आपके कारण भारत सरकार में मंत्री रहा है। सीपी जोशी आपके कारण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा है। सीपी जोशी आपके कारण विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। इस अनुभव के आधार पर इन 5 सालों में मैंने नाथद्वारा के विकास में जो वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की, वो एमएलए नहीं कर सकते। कि मेरा अनुभव इतना नहीं होता तो मैं आज नाथद्वारा में जो विकास के काम करना वो नहीं कर पाता। आज एक गौरवपथ की सड़क निकली हुई है, एक पैसा सरकार का कंपेंसेशन का नहीं है, नॉट अ सिंगल पेनी। रोड निकालने के लिए कंपेंसेशन देना पड़ता है। 2 साल तक मैंने नेगोशिएशन किया है। 2 साल नेगोशिएशन करने के बाद समझाया इस रोड के बाईं तरफ और दाईं तरफ यदि हम आपकी जमीन को कमर्शियल कन्वर्ट करते हैं तो कमर्शियल कन्वर्ट करने का जो पैसा है वो कंपेंसेशन से ज्यादा आता है। ये समझाने में मुझे 2 साल लगे। 2 साल के बाद ये गौरवपथ बना। इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो खातेदार हैं उनकी जमीन कमर्शियल की है, वो आज मुझे नहीं बता रहे हैं। जब 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में दुकानें बेचेंगे तब मुझे नहीं कहेंगे सीपी साहब आके आप लोग, तब मुझे कहेंगे सीपी साहब ने भ्रष्टाचार किया। सोच ही नहीं होता लोगों का। ये नाथद्वारा का बस स्टैंड जहाँ से सड़क आती है, नाथद्वारा से अस्पताल, पुराने अस्पताल मिलाने के लिए एक नया पैसा कंपेंसेशन नहीं दिया। ये सड़क भी मैंने निकलाई है, लोगों को मालूम नहीं है। नाथद्वारा का पानी जो नाथुवास का आता है, नाथुवास के पानी का अम्बावाड़ा अखाड़ा से लगाकर, नाथद्वारा के कुमारा पाटे से लगाकर एक नहर बनी हुई है। वो पानी सीधा होकर जाता था बनास में। तो ये नहर जो बनी थी उसको खाते में, आधे खाते में करवा दी थी, आधे खाते में नहीं हुई। इस जानकारी के आधार पर बिना कंपेंसेशन दिए हुए मैंने सड़क निकलाई है। जिस सड़क को आपको नाथद्वारा से जो बस स्टैंड है आज का, उससे सीधा जो तेजो के तालाब में निकलते हो, उसमें भी एक नए पैसे का कंपेंसेशन नहीं दिया। वहाँ भी सीपी जोशी की दुकान नहीं है, तब भी सीपी जोशी वहाँ पे है, तब भी सीपी जोशी काम करता है। ये आरोप मेरे पे लगने में इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे को संतोष है। वो सड़क निकलाई मैंने तो आज वहाँ दुकानें निकल रही है। हरिदास जी भंडारी जो है उनके खेत हैं, उनकी इधर भी दुकान निकली, इधर भी दुकान निकली। उनके बच्चे दुकान पे पैसा कमाने मुझे नहीं देते, पर भूम माफिया में गलत है। ये नाथद्वारा है, मैं इस बात नहीं करता कभी, क्योंकि मैंने देखा है 18 साल का मोहनलाल सुखाड़िया जी के काल में हमारे लोगों ने उसका उपयोग नहीं लेकर नाथद्वारा का विकास नहीं करवाया। मुझे पता है कि नाथद्वारा का विकास करने के लिए सब बातें सुननी पड़ेगी, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। मुझे इसके कारण नुकसान भी होता पॉलिटिकल, मैं उसकी परवाह नहीं करता। पर मेरे को मन में कल्पना है कि अपन जिस मिट्टी से पैदा हुए उस मिट्टी में अपने को कुछ करना चाहिए। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान के किसी भी एसडीएम हेडक्वार्टर पर जो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वो एसडीएम हेडक्वार्टर नाथद्वारा पर, चाहे प्राइवेट कॉलेज में आपको बीबीए का कोर्स करना हो, चाहे फार्मेसी का कोर्स करना हो, चाहे एमबीए का कोर्स करना पड़े, चाहे नाथद्वारा कॉलेज में एमएससी करनी पड़े, चाहे गर्ल्स कॉलेज में कुछ काम करना पड़े, ये शिक्षा की सारी सुविधा मैंने उपलब्ध करवाई है। मैंने किसी से पूछा नहीं कि क्यों। जब मैं राजस्थान का शिक्षा मंत्री था, गर्ल्स कॉलेज में होम साइंस शुरू कराया मैंने, तब होम साइंस को रेफिलेट कराया उदयपुर यूनिवर्सिटी से और कॉलेज रेफिलेट था राजस्थान यूनिवर्सिटी से।
मुझे मालूम है कैसे काम करते, तब भी मैंने वो काम करके। अभी नाथद्वारा में एक चलता है कि सीपी साहब ने क्या डेवलपमेंट कराया, मंदिर का पैसा दे दिया, पता नहीं है। ये जो स्कूल बड़ा बाजार की स्कूल है, ये आज़ादी के बाद शिक्षा विभाग के खाते में, ये मंदिर के खाते में नहीं थी। ये जो गर्ल्स स्कूल है वो शिक्षा विभाग के खाते में थी, सरकार के खाते में नहीं, इस टेम्पल बोर्ड के खाते में नहीं थी। मैंने टेम्पल बोर्ड और सरकार के बीच में फैसला करवाया कि जमीन का वैल्यूएशन कराया, जितना वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन से बिल्डिंग बनवाई, और ये जमीन टेम्पल बोर्ड के जाएगी तब जाके बिल्डिंगें बनी। ऐसे बिल्डिंगें नहीं बनी है टेम्पल बोर्ड से नहीं बनी। नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी साहब, वहाँ पर आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू आए, मॉडर्न स्कूल की जमीन मिली, उस जमीन का सदुपयोग करना था। उनके परिवार को नेगोशिएट किया मैंने, 4 बीघा जमीन उसमें लेकर गर्ल्स स्कूल बनाने का काम किया। वो पैसा DMFT का पैसा 12 करोड़ रुपए खर्च कर वो गर्ल्स स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम किया। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल में, मैं शिक्षा मंत्री था, तब मैं उस स्कूल को बदलना चाहता बच्चों के लिए। क्यों? बच्चों की स्कूल में मुझे दुख होता था, वहाँ पर टेम्पो निकलते थे, वहाँ पर बस स्टैंड था, क्या बच्ची पढ़ती होगी। तब से मैं मन में था मैं स्कूल को हटाऊंगी। शिक्षा मंत्री था तो बड़ा बाजार की स्कूल को हटाने का था, लोगों ने नहीं हटाया। अभी जब मैं दोबारा बना मंत्री, मुझे दुख हुआ, जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पर पहली क्लास से लगाकर 10वीं तक 100 बच्चे और 39 मास्टर, 90 क्लास में एक भी बच्चा नहीं। तब हम स्कूल को बंद कराए, उसको स्कूल को बंद कराकर एक नई बिल्डिंग बनाई और बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की, जिससे बच्चे जाके पढ़ सके। उसका नाम भी वही गोवर्धन स्कूल है, और वहाँ पर हमारा सब मूर्ति लगाने का मुझे कोई कहने नहीं है। यही काम मैंने वहाँ पर किया कि जो बड़ा बाजार की स्कूल जहाँ मैं 6वीं से लगा कि 11वीं तक पढ़ा, उस बिल्डिंग को मैंने देखा। मदन मिराज जी को लेके गया, मैंने कहा आप क्लर्क थे, कहाँ बैठते थे, देखा हमने। मैंने कहा आप कुछ कर सकते हैं, उन्होंने कहा पैसा मेरे को मत उलझाओ। मैं कोई बात नहीं। तो मैंने उस बिल्डिंग के नई DMFT से 12 करोड़ रुपए से स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई है। तो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके कहा कि हेरिटेज बिल्डिंग है, क्योंकि अपने यहाँ तो कोई काम होता है जब दिमाग चलता है, पहले नहीं चलता। हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। CP जोशी ने हाईवे बनाया, ऐसा बनाया कि गाड़ी नीचे पड़े। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बनाया कि सड़क बाहर निकलेगी तो पुल कभी भी नहीं बनेगा। मैं भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर के प्लानिंग कमीशन के मिस्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, उनकी वाइफ को यहाँ लेकर आया, पैदल चलाया मैंने लाल बाग तक। मैंने मिस्टर हल्दिया को यहाँ पर लेकर आया, पैदल चलाया। मैंने कहा कि मैं सड़क पुलिया अंदर नहीं लगेगी तो लोग समझेंगे कि मैं नाथद्वारा को पिछड़ दिया। बाईपास तो कभी भी निकल जाएगा, लेकिन नाथद्वारा से निकलनी चाहिए, तब जाकर ये पुलिया से नाथद्वारा की सड़क बनी है। लोग समझ में नहीं आया। मैंने तो चुनाव हार गया था, नेशनल हाईवे मैंने निकाली है, चीरवा घाटा से लगा के। मुझे मालूम है नाथुवास में एक्सीडेंट होते हैं, मुझे मालूम है लालबाग में एक्सीडेंट होता है, पर ये किसी को मालूम नहीं है कि यदि मैं यहाँ पर पुल बनाता तो नाथद्वारा से उदयपुर जाने का इतना किराया होता, आप दे नहीं पाते। तो मैंने कंप्रोमाइज किया, एक बार सड़क बन जाएगी तो बाद में अपना दूसरा काम हो जाएगा। तो ये नाथुवास का पुलिया भी बन जाएगी और इसकी भी पुलिया बन जाएगी, तब जाकर ये काम किया मैंने। तब भी मेरे को बिलोता के जितने काश्तकार आके कहते थे कि हमको डुबा दिया, नुकसान कर दिया। अब वो दोनों 50-50 लाख बीघा 1-1 करोड़ में जमीनें बेच रहे, मेरे पास नहीं आ रहे। पर मैंने ये काम किया था, पढ़ा लिखा था, हाईवे क्या निकलता, इसका मतलब क्या होता। आज मुझे खुशी है, चीरवा के घाटा से नाथद्वारा काकटोली चले जाना, लेफ्ट और राइट में कभी शाम को पता ही नहीं पड़ेगा नाथद्वारा कहाँ शुरू होता है, चीरवा कहाँ होता है, होटल बन रही, कहाँ क्या चीज हो रही। मैं कल कारखाना तो नहीं लगा पाया, लेकिन मैं नौकरी करने की व्यवस्था करने का काम। मिराज वालों को मैंने कहा, किसी को मालूम नहीं होगा, पहली बार जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया था तब नाथद्वारा में वेंटिलेटर नहीं थे, उदयपुर में 6 वेंटिलेटर थे। मैंने मदन जी को कहा वेंटिलेटर लगाना चाहिए थे, मैंने नाथद्वारा में 6 वेंटिलेटर लगाए। 300 आदमी को सांप काटने के बाद जिंदगी बची होगी उस वेंटिलेटर के कारण बची। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक, डॉक्टर को पूछा भाई आप कितनी देर आएगा, 45 मिनट लगेंगे। मैं जाऊँ कितना देर, 45 मिनट। मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी का हार्ट का इलाज भी नाथद्वारा में हो और वेंटिलेटर नाथद्वारा में। डॉक्टर उदयपुर से आए, उस वेंटिलेटर से हार्ट अटैक के बाद भी वो जिंदा रहे, क्योंकि लोगों को विश्वास हो सके वेंटिलेटर का उपयोग क्या होता है। मैं हट गया, वेंटिलेटर बंद हो गया। मैंने 98 में जब मंत्री बना, 99 में ही नाथद्वारा हॉस्पिटल को 50 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया। तब राजसमंद का 150 वोट का हॉस्पिटल, मैंने MCH का 50 बेड का पहले खोल दिया। आज नाथद्वारा का हॉस्पिटल 300 बेड का है। नाथद्वारा से राजसमंद 10 किलोमीटर नहीं है,
मैंने जिला अस्पताल घोषणा करवाई, 60 करोड़ रुपए से नई बिल्डिंग बनेगी, इससे व्यवस्था करेगा। भारत सरकार का नियम है, किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है तो दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकती। मोदी जी प्रधानमंत्री 2 बार एमपी जीत के गए, खुलवा दिया मेडिकल कॉलेज राजसमंद में। मैंने खुलवाया, पढ़ा लिखा आदमी था, मुख्यमंत्री जो का 300 बेड है, 300 बेड की व्यवस्था पूरी है। राजस्थान सरकार के बजट से क्यों नहीं किया जा सकता है? ये जो मेडिकल कॉलेज गुंजोल में खुलवा रहा हूँ, ये राजस्थान के बजट से खुलवाया है, जिससे एक मेडिकल कॉलेज होते हुए भी राजसमंद ऐसा जिला होगा या 2 मेडिकल कॉलेज होंगे। मेरे को जो काम करना है उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं कामदार हूँ, मैं नामदार नहीं हूँ। काम करके मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। काम नहीं करता तो 43 साल तक निकल